हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एडिशन रिएक्शंस की। आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में कहते हैं विलोपन अभिक्रिया। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे जब एडिशन रिएक्शंस की बात की थी, वहां पे मैंने स्टार्ट में आपको एक चीज बताई थी कि जब भी एडिशन रिएक्शंस होती है तो एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखिए, यहां विलोपन अभिक्रिया में ठीक इससे अपोजिट होता है। अपोजिट क्या होता है कि यहां पर दो जो सिग्मा बॉन्ड है उनके टूटने से एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से? देखिए, मान लीजिए मेरे पास में ये एक मॉलिक्यूल था इस तरह से। जब इलिमिनेशन रिएक्शंस हुई तो ये बदल गया किस में? ए डबल बॉन्ड बी में, और साथ में एक्स वाई क्या हो गया? यहां से रिलीज हो गया। यानी ये ठीक एडिशन रिएक्शंस की क्या होती है? अपोजिट होती है। अब देखिए, यहां पे ये दो नए सिग्मा बॉन्ड्स थे, दो सिग्मा बॉन्ड्स थे। ये यहां पर ब्रेक होकर के यहां पे एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां हो गया है, और साथ में एक्स वाई क्या हो गया है? यहां से रिलीज हो गया है। अब देखिए, यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल देखिए, सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो है डीहाइड्रोजिनेशन का। पहला डीहाइड्रोजिनेशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विहाइड्रोजनीकरण। क्या कहेंगे? विहाइड्रोजनीकरण। और विहाइड्रोजनीकरण का क्या मतलब है? कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना। देखिए, यहां पे जैसे मेरे पास एक एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल था CH3CH2OH। इस मॉलिक्यूल को यदि मैंने कॉपर की प्रेजेंस में गर्म किया, कितने पर? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि मैं इसको गर्म करता हूं तो मुझे मिलता है, यहां से देखिए हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? निकल जाएगी, और ये बन जाएगा CH3CHO। यानी हाइड्रोजन यहां से क्या होगा? बाहर निकल जाएगी। यानी यहां से हाइड्रोजन निकल रही है, इसका मतलब हम इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? विहाइड्रोजनीकरण। अब देखिए दूसरा, जैसे मान लीजिए दूसरा है डीहैलोजिनेशन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या? विहैलोजनीकरण। क्या कहते हैं हिंदी में? विहैलोजनीकरण। अब देखिए, विहैलोजनीकरण क्या है कि मान लीजिए मेरे पास में एक मॉलिक्यूल था CH2CH2Br। इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होगा 1,2-डाइब्रोमोएथेन। और जब इस 1,2-डाइब्रोमोएथेन को हम जिंक की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं? जिंक की प्रेजेंस में यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये बनाता है एथीन का मॉलिक्यूल, साथ में ZnBr2 ये बना लेता है। मतलब यहां से जो सिग्मा बॉन्ड थे वो यहां से समाप्त हो गए और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहां भी हो गया है। तो इस प्रकार से डीहैलोजिनेशन भी किसका एग्जाम्पल है? एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर 3,
जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलते हैं उसको हम कहते हैं विहाइड्रोहेलोजेनीकरण। उसको हम कहते हैं विहाइड्रोहेलोजेनीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों साथ साथ में निकलते हैं। सपोज यहां पे CH2CH2H और यहां Br, अगर इसकी रिएक्शन, ये क्या है अपने आप में एथिल ब्रोमाइड का एक मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन यदि हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं। अब साहब ये एल्कोहलिक KOH क्या होता है, कई जगह हमें देखने को मिलता है एक्वस KOH। तो देखिए यदि KOH का विलयन एल्कोहल में बना दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं एल्कोहलिक KOH, और यदि KOH का विलयन जल में बनाया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्वस KOH। और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में बाहर क्या निकल जाएगा, HBr बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन है विहाइड्रोहेलोजेनीकरण की। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन में क्या है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, निर्जलीकरण। हिंदी में इसको कहते हैं हम निर्जलीकरण, मतलब जल का बाहर निकलना। तो देखिए यदि मैं बात करूं CH3CH2OH की, यदि इसको गर्म किया जाता है, यदि इसको गर्म किया जाता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 170 डिग्री पर गर्म किया जाता है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये बना लेता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस प्रकार से यहां भी एक नए पाई बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कि इलिमिनेशन मैकेनिज्म किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखिए जिस प्रकार से हमने SN रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ी थी, SN1 और SN2, ठीक उसी प्रकार से यहां भी दो प्रकार की मैकेनिज्म प्रस्तावित की गई है, एक E1 दूसरी E2। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, कि क्या मैकेनिज्म हो सकती है। देखिए मैकेनिज्म, तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर दो क्रियाविधि प्रस्तावित की गई है। एक प्रस्तावित की गई है E1 मैकेनिज्म और दूसरी प्रस्तावित की गई है E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म और E2 मैकेनिज्म। अब देखिए यहां पर हम पहले डिस्कस करेंगे किसको, E1 मैकेनिज्म को। E1 मैकेनिज्म में देखिए जैसे SN1 रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म जो होती है वो दो पदों में संपन्न होती है, ठीक उसी प्रकार से E1 मैकेनिज्म भी यहां दो पदों में संपन्न होती है। दो पदों में संपन्न होती है, साथ ही यहां पर भी प्रथम पद में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हमने वहां टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड लेके चले थे। यहां भी ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल जो कार्बोकैटायन होगा, जो तृतीयक कार्बोकैटायन होगा, वो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे हम भी कार्बोकैटायन को समझने के लिए मान लीजिए यहां पे मैं लेके चल रहा हूं टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड CH3, और यहां हो जाएगा आपका Br। ये देखिए सबसे पहले पद में, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये स्लो स्टेप का होता है, स्लो मतलब मंद गति का पद होता है। यहां से Br नेगेटिव बाहर निकलता है और यहां पे बनता है एक कार्बोकैटायन इस प्रकार से, और यहां पे Br नेगेटिव के रूप में क्या होता है,
बाहर निकल जाता है। अब ये मैंने कहा मंद गति का पद होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहां पर होता है। अब देखिए द्वितीय पद में यहां पे कोई कोई प्रोटॉन एक्सेप्टर इसके ऊपर, इस स्पीशीज इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है और यहां पे CH3, यहां पे CH3। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, यहां से इस H+ को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और H+ को गेन करने से इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्थान पर आ जाएंगे, जिससे इस कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। और ये जो पद होता है ये तीव्र गति का पद होता है, ये फास्ट स्टेप होती है। तो यहां पे बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। इसको नाम हम क्या देंगे, आइसोब्यूटीन हम इसको नाम देंगे। तो इस प्रकार से जो ईवन मैकेनिज्म है वो दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद धीमी गति का पद होता है और जो द्वितीय पद होता है वो तीव्र गति का पद होता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, E2 मैकेनिज्म की। E2 मैकेनिज्म नंबर 2, E2 मैकेनिज्म। देखिए वहां SN2 मैकेनिज्म एक ही पद में संपन्न हो रही थी, यहां जो E2 मैकेनिज्म है वो भी एक ही पद में संपन्न होती है। एक ही पद में संपन्न होती है का क्या मतलब है कि यहां भी ये सिंपल, यहां कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती है हालांकि, लेकिन ये फिर भी एक ही पद में संपन्न होती है। देखिए जो बेस कैटेलाइज्ड डीहाइड्रोहेलोजेनीकरण होता है किसका, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का, यानी क्षार उत्प्रेरित विहाइड्रोहेलोजेनीकरण किसका, प्राइमरी एल्किल हैलाइड का, वो इसका प्रमुख उदाहरण होता है। कैसे, देखिए यहां पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड में ले रहा हूं क्या, CH3CH2Br, ये मैंने यहां पे ले लिया है क्या, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिसको हम कह रहे हैं एथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन जब हम सोडियम इथॉक्साइड से कराते हैं, ये देखिए C2H5ONa, जब इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड से करवाते हैं तो इसमें से HBr क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के पश्चात ये क्या बना लेता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले जो सोडियम इथॉक्साइड है वो टूटता है C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, क्योंकि ये क्या है, एक सोडियम सॉल्ट है। अब ये सोडियम इथॉक्साइड में से जो इथॉक्साइड में से ये जो C2H5O नेगेटिव है ये अटैक करता है किसके ऊपर, देखिए हमारे पास में दिया हुआ है HCH2 मतलब CH3CH2Br, ये अटैक करता है सबसे पहले किसके ऊपर, C2H5O नेगेटिव अटैक करता है इस सबस्ट्रेट के ऊपर। और ये क्या कोशिश करता है, ये कोशिश ये करता है यहां से कि यहां से जो H पॉजिटिव है उस H पॉजिटिव को ये ग्रहण करने की कोशिश करता है। तो देखिए इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां शिफ्ट होंगे और यहां पे चूंकि Br एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के ये Br नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे पास में क्या बना है, एक तो बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में हमें क्या मिल रहा है C2H5OH, और साथ में और क्या बन रहा है, Br नेगेटिव के रूप में यहां पे बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है ये एक ही पद में क्या होती है, संपन्न होती है। तो ये थी
आपकी इलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट के बारे में। रीअरेंजमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हम उसको पुनर्विन्यास। हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास। देखिए, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्या है? पुनर्विन्यास क्या है? देखिए, इन अभिक्रियाओं में एक परमाणु समूह या द्विबंध एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसी अणु में अभिगमन करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमें मिलता है, स्पीशीज मिलती है, उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। मतलब विन्यास का वापस से उसी मॉलिक्यूल में, सेम मॉलिक्यूल में वापस से अरेंजमेंट, वो क्या कहलाता है? रीअरेंजमेंट। अब देखिए, यहां पे पहले हम सिंपल एग्जांपल की बात करेंगे कि जैसे मेरे पास में एक था ए बी एक्स और वाई। जब इसका रीअरेंजमेंट हुआ है तो ये रीअरेंजमेंट के पश्चात किस में बदल रहा है? ये इस प्रकार से बदल रहा है, सॉरी, ये यहां पे y और यहां पे x। इस तरह से ये यहां पर x के स्थान पर y और y के स्थान पर x का आना ही यहां पर क्या कहलाता है? रीअरेंजमेंट कहलाता है। देखिए, मैंने अभी जब इसकी परिभाषा आपको बताई तो यह भी बताया कि कोई परमाणु या समूह या द्विबंध का उसी अणु में दूसरे स्थान पर जो अभिगमन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्विन्यास कहते हैं। तो देखिए, यहां पे मान लीजिए ए बी डबल बॉन्ड सी था मेरे पास में, सपोज इस मॉलिक्यूल में। तो अगर ये इस तरीके से बदल जाता है, ए डबल बॉन्ड बी सी में बदल जाता है, यानी द्विबंध का क्या हो गया है? अभिगमन हो गया है, ट्रांसपोर्ट हो गया है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। ठीक है भाई। अब देखिए, हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए नंबर 1 कि मेरे पास में दिया हुआ था एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास में दिया हुआ था एन ब्यूटेन। क्या दिया हुआ था? एन ब्यूटेन। और मैं एन ब्यूटेन को सपोज कीजिए मैं यूं लिखता हूं CH2 CH2 CH3। ये एन ब्यूटेन मेरे पास में दिया हुआ है। यदि मैं इस एन ब्यूटेन को AlCl3 की प्रेजेंस में यदि गर्म करता हूं, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में यदि गर्म करता हूं, एन ब्यूटेन किस में बदलेगा? आइसोब्यूटेन में बदलेगा। किस में बदलेगा? आइसोब्यूटेन में बदल जाएगा। तो ये था हमारा एन ब्यूटेन, किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहां पर आइसोब्यूटेन में। यहां पे इस मेथिल समूह का क्या हो रहा है? अभिगमन हो रहा है। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। देखिए, जैसे मेरे पास में है 1 क्लोरो प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 Cl। ये मेरे पास में है 1 क्लोरो प्रोपेन। और यदि ये 1 क्लोरो प्रोपेन की रिएक्शन मैं कराता हूं एनहाइड्रस, एक मिनट, एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, तो अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो ये मेरे को 1 क्लोरोप्रोपेन किस में बदल जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बदल गया है 2 क्लोरोप्रोपेन में। और देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखिए, मान लीजिए मेरे पास में दिया हुआ था क्या? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन दिया हुआ था। ये है आपका फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या है ये आपका? फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन।
अगर इसकी रिएक्शन, और ये मान लीजिए परिवर्तित हो सकता है किसमें, देखिए ये परिवर्तित हो सकता है किसमें, NH2 ये परिवर्तित हो गया है पैरा एमिनोफिनॉल में। किसमें परिवर्तित हो गया है, पैरा एमिनोफिनॉल में। तो ये भी यहां पर क्या है, ये भी एक तरह का अभिगमन है, क्योंकि OH पहले यहां था जो कि अब यहां आ गया है। तो ये एक प्रकार का क्या है, अभिगमन है, रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। तो देखिए इस प्रकार से मान लीजिए और भी हम बहुत से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अब देखिए रीअरेंजमेंट जो होता है, कुछ जो रीअरेंजमेंट है वो ऐसे भी होते हैं जो कि ताप या प्रकाश के प्रभाव द्वारा होते हैं। किसके द्वारा, ताप या प्रकाश के प्रभाव द्वारा होते हैं। इनमें किसी परमाणु या समूह का अभिगमन भी नहीं होता है, इनमें किसी परमाणु या समूह का अभिगमन नहीं होता है। ये रिएक्शंस कहलाती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। क्या कहलाती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। जैसे सपोज मेरे पास में दिया हुआ था इस तरीके से, C2H5 लगा हुआ है और यहां पे ये है आपका 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहां पे 3 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, सॉरी C6H5 लगा दीजिए, फेनिल समूह लगा दीजिए, C6H5 लगा हुआ है। तो देखिए इसका पहले जो नाम होगा, क्योंकि यहां पर अभी इस समय जो डबल बॉन्ड है वो कहां कहां है, 1 और 5 पोजीशन के ऊपर है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 फेनिल 1 5। और देखिए ये संख्या में कितने हैं, 6 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्साडाइईन। अब इसका जब ताप का प्रभाव इसके ऊपर होता है, यानी 165 से 185 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम इसको गर्म करते हैं, तो ये बदल जाता है किसमें, ये जो 1 5 है ये बदल जाएगा किसमें, देखिए कुछ इस तरीके से बदल जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं C6H5 यहां लगा हुआ है। और ये डबल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी वो यहां आ जाएगी। अब देखिए यहां पे 1 हो गया, यहां पे 2 हो गया, 3 4 5 और 6 हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, अभी भी 1 और 5 पोजीशन के ऊपर क्या लगा हुआ है, डाइईन लगा हुआ है। लेकिन ये फेनिल समूह की स्थिति का परिवर्तन हो गया है। ये फेनिल समूह की स्थिति का परिवर्तन देखिए किस तरीके से हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां माइग्रेट किया होगा और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहां माइग्रेट हुए होंगे और यहां वाले इलेक्ट्रॉन यहां माइग्रेट हुए होंगे। इस तरीके से हमें प्राप्त हुआ होगा क्या, 1 फेनिल। और अब हेक्साडाइईन कितने के ऊपर लगा हुआ है, अभी भी 1 और 5 पोजीशन के ऊपर ही लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका 1,5 हेक्साडाइईन। तो इस प्रकार से कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती है जो ताप और प्रकाश के प्रभाव द्वारा संपन्न होती है, जिनको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कहते हैं। ये थी आज के वीडियो में, हमने बात की इलिमिनेशन रिएक्शंस की और उसकी मैकेनिज्म की। उसके बाद में हमने बात की रीअरेंजमेंट की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। तब तक थैंक यू।